गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया आप सब लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में आप सब लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इससे पहले आप सब लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके। एक विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा था एकल विस्थापन में कि एक ही आयन, एक ही उसमें देखा था कि कोई तत्व अगर है अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। जैसे ये एक तत्व है जो अधिक अभिक्रियाशील है और B एक तत्व है जो C के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है BC, और B कम अभिक्रियाशील तत्व है। इसमें हुआ क्या था कि ये ने इस यौगिक के जो BC यौगिक है, ये यौगिक था, यौगिक का विलयन या गलित अवस्था में था, तो उसमें से जो तत्व B है वो कम अभिक्रियाशील और ये अधिक है, तो ये ने B को विस्थापित कर दिया था। तो ये हो गया था AC और प्लस B हो गया था, ये अलग हो गया था, AC और B अलग हो गया था। तो ये विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, कोई तत्व नहीं होगा, दोनों यौगिक होंगे। अभिकारक में दो यौगिक रहेंगे और दोनों आयनिक यौगिक होंगे। तो पहले हम आयनिक यौगिक की बात कर लेते हैं, कौन सा होता है आयनिक यौगिक। जैसे MgSO4 ये आयनिक यौगिक है। इसका मतलब होता है ये यौगिक जो है इस प्रकार से भी लिखा होता है, लिखा ये ऐसा है, Mg पर +2 आवेश होता है और SO4 पर 2- आवेश होता है। इस प्रकार से इसमें दो आयन होते हैं। आयनिक यौगिक में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक होते हैं। ठीक है, ऐसे NaCl भी आपका आयनिक यौगिक है। ठीक, ये होता है Na+ और Cl- होता है। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिक होते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों आयनिक यौगिक रहेंगे और वो दोनों आयनिक यौगिक विलयन की अवस्था में रहेंगे। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं एक आयनिक यौगिक AB है और एक आयनिक यौगिक CD है। ठीक है बेटा, अब ये एकल विस्थापन वाला काम खत्म होगा, में डाल देते हैं। तो अब इसमें होगा A+ होता है, A पर प्लस आवेश होता है और B पर माइनस आवेश, C पर प्लस आवेश और D पर माइनस आवेश होता है। ध्यान से देखिएगा। अब इस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या, देखिए, पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा और पहले यौगिक का ऋणायन दूसरे यौगिक के धनायन के साथ जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ और दूसरे यौगिक का ऋणायन, पहले यौगिक का ऋणायन जो ऋणायन है, ऋणात्मक मूलक है, वो दूसरे यौगिक के धन मूलक के साथ जुड़ जाता है। तो ये बनेगा AD और प्लस BC नहीं लिखेंगे बेटा, CB लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें धनात्मक मूलक को पहले लिखा जाता है और ऋणात्मक मूलक को बाद में लिखा जाता है। तो देखो, A धनायन में था और D ऋणायन में था, A+ और D- में। ऐसे C+ में था और C+ में था और B- में था। तो यहां पर देखो, दो आयनों का स्थानांतरण, दोनों आयन आपस में बदल जाते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसे देखिए बेटा, अभी और उदाहरण लेते हैं। अब ये तो आपका था समझाने के लिए, मतलब ये ध्यान रखना है, फिर एक बार आप देख लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे एक आयनिक यौगिक है AB, A पर धन आवेश, B पर माइनस आवेश, ये धनात्मक मूलक, ये ऋणात्मक मूलक, ये धनायन, ये ऋणायन, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। और दूसरा यौगिक है CD, C पर धनात्मक यौगिक
और डी पर ऋणात्मक, सी पर धन आवेश और डी पर ऋण आवेश। सी आपका धनात्मक मूलक कहलाएगा और डी आपका ऋणात्मक मूलक कहलाएगा। अब देखो बेटा, ये यौगिक एक यौगिक ए बी हुआ और एक यौगिक आपका सी डी हुआ। एक ए बी यौगिक है और ये सी डी यौगिक है। दोनों यौगिक विलयन की अवस्था में रहेंगे, पानी में घुले हुए हैं। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया जब दो यौगिकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तभी होता है। ऐसा नहीं है कि ठोस अवस्था में है तो हो जाएगा या गैसीय अवस्था में है तो हो जाएगा, नहीं। ये दोनों यौगिक किस अवस्था में होनी चाहिए? विलयन की अवस्था में, मतलब दोनों पदार्थों को पानी में घोल लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, जो पहला यौगिक है इसका धन आयन जो होगा ये प्लस दूसरे यौगिक के ऋण आयन के साथ जाएगा, बदलेगा। मतलब इनके आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आपस में बदलने का मतलब इंटरचेंज है। एक का आयन इधर पहले के साथ और इसका दूसरे के साथ आपस में बदल देना। जैसे मान लेते हैं आप दो लोग हैं और दो पेन लिए हैं, तो वो पेन उनको दे दो, उनका पेन अपना लो, तो ये इंटरचेंज कहलाएगा, आपस में बदलना कहलाएगा, ठीक है। तो पहले यौगिक का धनायन, ये ध्यान रखना है, दूसरे यौगिक के ऋणायन पर के साथ जुड़ेगा और जो पहले यौगिक का ऋणायन है वो दूसरे यौगिक के धनायन के साथ जाएगा, ठीक। अब देखो तो अब क्या बनेगा, A प्लस और D माइनस, मतलब बनेगा AD। ये प्लस में है और D माइनस में है। और दूसरा यौगिक जो बनेगा B और C मिलेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था कि धनात्मक मूलक आयनिक यौगिक में लिखे जाएंगे तो पहले लिखा जाएगा और ऋणात्मक मूलक बाद में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा B पहले नहीं लिखा जाएगा, C प्लस में रहेगा और B माइनस में रहेगा। मतलब AD और प्लस C भी बनता है यौगिक, ठीक है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों की प्रक्रिया होती है। एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के विलयन है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 और कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। अब इसकी हम आयनिक अवस्था देखते हैं, तो ये होता है Ba पर 2 प्लस और जो Cl है ये 2 परमाणु है, Cl का 2 परमाणु है, Cl पर माइनस होता है, या 2 यही लिख देते हैं, चलो ये 2 इधर लिख दिया गया, इस रूप में है। ऐसे CuSO4 जो है Cu पर 2 प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है, और SO4 पर 2 माइनस आवेश होता है। अब ये देखो जब अभिक्रिया करेंगे तो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कि पहले यौगिक का धनायन, तो पहले यौगिक का धनायन Ba2 प्लस है, दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा BaSO4। अब इस पे 2 प्लस है और इस पे 2 माइनस है, ठीक। ये लिखा नहीं जाएगा लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बेटा। और जो पहले यौगिक का ऋणायन है दूसरे यौगिक के धनायन के साथ बने अभिक्रिया करेगा, तो प्लस ये बन जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक। ये इस प्रकार से अभिक्रिया हुआ। ये तो देखा आपने, इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, केवल उनके आयनों का आपस में अदला बदली होता है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आयनिक अभिक्रिया देखें, जो ये जो बेरियम क्लोराइड है ये एक अवक्षेप टाइप का बनेगा। ये सफेद रंग का अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप है। अवक्षेप किसे कहते हैं ये देखिए, अभी अब बता रहे हैं, अवक्षेप है। और ये जो बना है ये विलयन की अवस्था में है, कॉपर क्लोराइड विलयन में घुला हुआ है और ये अवक्षेप है। मतलब अवक्षेप किसे कहते हैं, वो एक ऐसा पदार्थ जो विलयन में ठोस अवस्था में रहता है वो अवक्षेप कहलाता है, अगलनीय रहता है। BaSO4 जो होगा बेरियम क्लोराइड वो विलयन में रहेगा लेकिन अगलनीय, उसमें विलयन में गलेगा नहीं, मतलब ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है।
तो इस पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। किसी विलयन में वह ठोस पदार्थ जो अगलनीय होता है, अगलनीय मतलब गलता नहीं है विलयन में, उस पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। तो चलिए, बात तो कुछ समझ में आ गई है बेटा। अब आप लोग डिफिनीशन पे आ जाइए। परिभाषा हमने बताया और एक डिफिनीशन हमने लिख भी रखा है, उसको लिख लो, चाहे जो बोले हैं वो लिख लो। 2 डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा में लिखा गया है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के 2 आयनों का परस्पर स्थानांतरण मतलब आपस में बदलना, स्थानांतरण हो जाता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आपस में स्थानांतरण, आपस में बदल जाते हैं। मतलब एक यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ और एक यौगिक का ऋणायन दूसरे यौगिक के धनायन के साथ हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डिफिनीशन ऐसा भी लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिकों के आयन परस्पर बदल जाते हैं या परस्पर स्थानांतरित हो जाते हैं या परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं या आयनों का विनिमय हो जाता है, मतलब विनिमय मतलब भी इंटरचेंज हो जाता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो तमाम उदाहरण देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया कराई जाए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप मिलता है। ठीक है, किसका अवक्षेप मिलेगा? बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, क्या क्या अभिक्रिया कराएंगे? सोडियम सल्फेट, और ये अवक्षेप सफेद रंग का होगा। तो देखिए उदाहरण में, एग्जाम्पल में जैसे लिख लो बेटा, जैसे करके जब सोडियम सल्फेट के या सोडियम सल्फेट और क्या बताए थे? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के विलयनों दोनों के विलयन ही रहेंगे बेटा। ठीक है, कि आपस में अभिक्रिया कराई जाती है। तो मतलब जब देखिए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हम क्लोराइड के विलयनों मतलब बेरियम सोडियम सल्फेट भी विलयन के रूप में रहेगा और बेरियम क्लोराइड भी विलयन के रूप में रहेगा। जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता क्या है? एक ठोस बनेगा जिसे अवक्षेप कहेंगे। अब ये ध्यान रखना है, कौन सा ठोस बनेगा? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप ठोस बनेगा। तो बेरियम सल्फेट का
एक सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रहता है बेटा। अब ये एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है आपका। अभी तमाम एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखने के लिए एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, एक तो डिफिनेशन लिखोगे, एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा। तो उदाहरण में आपको ये हिंदी भी लिखनी पड़ेगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसी प्रकार से तमाम जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम रिएक्शन लिखेंगे उनको हिंदी ऐसे लिखेंगे। जब कोई, आप पहले इसमें देख लीजिए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब सोडियम सल्फेट विलयन की अवस्था में हो और सोडियम को बेरियम क्लोराइड दोनों विलयन की अवस्था में, दोनों विलयनों को मिला दिया जाए। मिलाने के बाद में देखेंगे उसमें एक अगलनीय ठोस मिलेगा, वो सफ़ेद रंग का रहेगा और जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो उसी विलयन में घुला रहेगा, ठीक है। तो जो ठोस होगा वो सोडियम, अवक्षेप जो होगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा, देखो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, ठीक, और प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेटा। तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो हमने आपको बताया, अभी उदाहरण में समझा रहे थे कि पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ, और पहले यौगिक का ऋणायन दूसरे यौगिक के धनायन के साथ। तो पहले यौगिक का धनायन है Na और SO4 ऋणायन है, और Ba धनायन है और Cl2 ऋणायन में है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो ये बनेगा 2NaCl। NaCl होता है लेकिन दो परमाणु है इसलिए 2NaCl प्लस BaSO4, ये होगा बेरियम सल्फेट बेटा, बेरियम सल्फेट। और इसको, ये जो अवक्षेप होगा ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होगा, सफ़ेद अवक्षेप, ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा। बेरियम सल्फेट ही रिएक्शन लिख देना है, ये आप जानते हैं, नाम इनका नीचे लिखना चाहते होंगे तो लिख लेंगे। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। तो जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिला वो अवक्षेप में रहेगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप होगा और सोडियम क्लोराइड विलयन में ही घुला रहेगा। समझ में आई बात। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी बेटा कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों का आपस में स्थानांतरण हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिन दो यौगिकों के बीच में हो रही है वो दोनों यौगिक विलयन के रूप में रहेंगे। यहाँ विलयन के रूप में दिखाने के लिए एक्वस लिख सकते हैं, AQ ऐसे इनके बगल लिख सकते हो, लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, आप एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयनों को आपस में मिलाया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना, तो केवल रिएक्शन ही लिख देना रहेगा, ठीक। ऐसे मान लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। तो
यहाँ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ भी वही चीज होगा, यौगिक के आयन आपस में बदल जाएंगे। ये पहला भाग हमने किसी भी यौगिक में बताया है, जो पहला भाग होगा वो धनायन होगा और दूसरा भाग ऋणायन। पहला भाग धनायन, दूसरा भाग ऋणायन। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो BaSO4 के साथ आएगा, मतलब पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन पर आएगा, मतलब ये बनेगा BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट है, अभी नाम लिखे थे, और ये अवक्षेप रहेगा। तो बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और प्लस आपका Cl2 और Cu, तो ये हो जाएगा CuCl2। कॉपर क्लोराइड ये आपका जो रहेगा विलयन में घुला रहेगा, ये आपका है सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, ठीक है, मतलब बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलेगा। अब हिंदी में लिखना होगा तो लिखोगे क्या, जब बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के विलयनों को आपस में मिलाया जाता है या आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलता है तथा कॉपर क्लोराइड विलयन अवस्था में ही रहता है। ऐसे तमाम उदाहरण आप लिख सकते हैं। ऐसे आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया कराएं तो देखो AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, लिख देते हैं, लिख लेना चाहे सिल्वर, आप इनके नीचे नाम लिख लेना, एक अभिक्रिया में लिख देते हैं ऐसे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस किसकी अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड बेटा। तो जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आप जानते हैं कि पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ और पहले यौगिक का ऋणायन दूसरे यौगिक के धनायन के साथ, तो Ag क्लोरीन के साथ जाएगा तो AgCl बनेगा, क्योंकि पहला भाग धनायन होता है दूसरा भाग ऋणायन होता है, ये धन है ये ऋण है, ये धन है ये ऋण है, ठीक। ऐसे NO3 Na के साथ, तो ये आपका हो जाएगा क्या, NaNO3, ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक अवक्षेप है, और ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ऐसे नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी जो अवक्षेप है हमारे खास अवक्षेप है, ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, सफ़ेद अवक्षेप लिख लो। तो बेरियम सल्फेट और AgNO मतलब सोडियम नाइट्रेट का जो अवक्षेप होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। बात क्लियर होगी बेटा। अब आपको हमारे ख्याल से द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा, जो दोनों यौगिक भाग लेते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, दोनों विलयन की अवस्था में होता है। जैसे आपको मान लेते हैं ये बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करानी है, तो बेरियम क्लोराइड को पानी में घोल करके एक विलयन तैयार कर लो, कॉपर सल्फेट को एक अलग बर्तन में घोल करके परख नली में घोल करके विलयन तैयार कर ले आता है। फिर दोनों को एक किसी परख नली में, एक ही परख नली में डाल देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद उसमें एक ठोस पदार्थ मिलेगा अगलनीय और एक विलयन मिलेगा। तो ठोस पदार्थ सफ़ेद रंग का होगा बेरियम सल्फेट, और जो विलयन में रहेगा वो कॉपर क्लोराइड CuCl2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि केवल जो ये होते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में,
इनमें दो यौगिक होते हैं और उनके आयनों का आपस में इंटरचेंज हो जाता है, आपस में बदल जाते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे और जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो देखो उदाहरण क्या होगा। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे NO3 लिखा है, तो NO3 पोर्शन जो होता है ये वाला, ये नाइट्रेट कहलाता है। तो NaNO3 लिखा है तो ये तो सोडियम है, तो सोडियम नाइट्रेट। ऐसे CaNO3 लिखा है, ठीक है, इसका होल ट्वाइस लगेगा, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट। ऐसे MgNO3 का होल ट्वाइस होता है बेटा, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट। ऐसे मान लेते हैं कि NO3 लिखा है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया कि जब अब अभिक्रिया होगी किसकी, लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होगा, अब जो भी नंबर होगा रिएक्शन चौथा, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस हम पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें Cl। अब देखो ये होगा लेड नाइट्रेट, बेटा नाम लिख लेना, ये है पोटेशियम क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ होल ट्वाइस रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये Pb आपका धनायन में है और ये इसमें ऋणायन में है Cl, तो Pb Cl के साथ आएगा, तो PbCl2 इसका सूत्र होता है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और K प्लस NO3 के साथ जाएगा, तो ये बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपका बैलेंस होगा रिएक्शन। ये आपका देखिए लेड नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड विलयन अवस्था में है, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के आयन आपस में बदल गए। देखो PbCl के साथ जुड़ गया और K किसके साथ जुड़ गया, NO3 के साथ, NO3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो बना ये पोटेशियम नाइट्रेट का अवक्षेप है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो अवक्षेप होता है वो पीले रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है। लिख सकते हो पीले रंग का अवक्षेप। ऐसी तमाम रिएक्शन आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बस 2 आयनिक यौगिकों को विलयन कर लो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब इसी में आपको अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़नी है। देखो अगला मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया हम बता देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वह रासायनिक लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब उदाहरण की बात आती है तो ऊपर जो भी आपने देखा आयनिक यौगों की सब क्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, सभी में अवक्षेप का निर्माण हुआ। मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसी अवक्षेप का निर्माण हो तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अवक्षेप क्या होता है हमने बताया कि एक विलयन में जो अविलेय पदार्थ होता है, अगलनीय पदार्थ होता है, ठोस अवस्था में रहता है, उस पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, ठीक है।
श्वेत रंग का अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप, अवक्षेप के रंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो आविलेय अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। और जो अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण की बात की जाए तो आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे अवक्षेपण अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि उन सभी अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण हुआ है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा लिख सकते हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी आविलेय पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिक के विलयन ही होंगे, विलयन अवस्था में रहेंगे, ठीक है, तभी अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तो आप सभी लोग आज की क्लास में आप सभी लोग विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़े। अब अगले क्लास में हम आप सभी लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग के बात कोई समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर समझ में आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे नहीं जानते हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो बेटा आज के क्लास में बस इतना ही। तो कल के क्लास में आपको फिर मिलेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।